नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। खूब सारे पन्ने हैं, खूब सारे आंकड़े हैं और बहुत आसान तरीके से सवालों के जवाब है। आज जो मुद्दा लेकर आई हूँ उसने भाई मुझे तो बहुत गर्वान्वित महसूस करवाया है, टू बी फ्रैंक एंड टू बी ट्रूथफुल टू यू। और मुझे उस मुद्दे के बारे में पढ़ के बड़ा मज़ा भी आया, सीना फ़ख्र से चौड़ा भी हुआ और चेहरे पर 2 इंच मुस्कान भी आई, क्योंकि हिंदुस्तान के बढ़ते कदमों की सच्चाई थी। वो आंकड़े थे जो आपको खुश करते हैं और जो आपको जिंदाबाद हमारा हिंदुस्तान रहे, भारत रहे, उसे सच होते हुए दिखाते हैं। अब ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बार बार एक नैरेटिव, देखिए किसी चीज़ को आप चीख चीख कर ज़ोर ज़ोर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दिन में अगर 50 बार कहेंगे और उसे बहुत पुख्ता तौर पर रखने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि वो झूठ भी आपको सच लगने लगेगा। अब इसकी कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि देश बर्बाद हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि बेरोज़गारी चरम पर है। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि भारत जो है गर्त में चला गया है। मतलब विश्व पटल पर हिंदुस्तान की देखिए क्या हालत हो गई है और उसके लिए आंकड़े आपको क्या दिखाए जाते हैं कि देखिए हिंदुस्तान से कितने लोग जो हैं छोड़कर बाहर जा रहे हैं। बेरोज़गारी का जो आंकड़ा है वो भी आज मैं आपके सामने रखूंगी। आपके सामने सबसे पहले वो खबर रखने वाली हूँ जिसकी वजह से आपके पास आई हूँ। खबर ये थी कि हिंदुस्तान ने जापान को पछाड़ा। कहाँ पर? एशिया पावर इंडेक्स 2024 में। तो पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर हुआ करता था जापान, जो -1 से नीचे आता है, और +1 जो कि उसके ठीक नीचे हिंदुस्तान था, भारत था, वो ऊपर की तरफ जाता है। और इसे मैं एक नहीं दसियों मरतबा देख चुकी हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है बार बार देखने में। और वो दिन भी दूर नहीं जब ये जो पायदान है ना यहाँ इंडिया का, ये धीरे धीरे ऊपर आएगा और दुआ कीजिए कि ये आ भी जाए। तो अभी जापान 38.9 -1, इंडिया 39.1 +1। अब इसमें देखा क्या गया है? इसमें देखी गई है ये सारी चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो फ्यूचर रिसोर्सेस, ठीक है, यानी आपके जो संसाधन हैं वो फ्यूचर के कितने हैं और कितने प्रबल है, उसमें आप देखिए गजब का गेन इसने पाया है। इसने किसने? हमारे देश ने +8.2। जो हमारे भविष्य के संसाधन हैं वो इतने गजब के, ये पैमाना है जिस पर ये डिसाइड किया गया है कि हम जापान को पछाड़ के ऊपर की तरफ आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर है रेजिलियंस, यानी हमारा लचीलापन। वो कैसा है? उसने +5.2% जो पॉइंट है वो अर्जित किए हैं। हमारा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस वो कितना है? +4.5 पॉइंट्स ऊपर गया है। मतलब वैश्विक पटल पर हमारी जो कूटनीति है वो कितनी दमदार है, उसमें भी आप देखिए। और इसी तरीके के आप चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो, इन सब को जब आंका गया तो देखा गया कि भाई हम तो जापान से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए तीसरे नंबर पर हम पहुंच गए हैं। इससे आपको खुश होना चाहिए। आप किसी भी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी नेता को सपोर्ट करते हो, आप किसी भी पार्टी को वोट करते हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान बेहतर कर रहा है तो उसमें आपको मुंह फुलाने की, चेहरा छोटा करने की, मायूस होने की, दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। इनको बार बार खबरों को पढ़िए। हो सकता है कि जो इस वक्त देश चला रही है पार्टी वो आपको ना पसंद हो सकता है उसकी विचारधारा से आप इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन भारत अपने पंख फैला रहा है, ये सुनने में आपके कानों को बुरा नहीं लगना चाहिए, और अगर लगता है तो आप में सीरियस प्रॉब्लम है। अब बात आ जाती है बेरोजगार। भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। कैसे बढ़ गई है बेरोजगारी? और चाहे वो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हो कि ईपीएफओ अकाउंट खुलने के आंकड़े हो या फिर पीएलएफएससी एफएस के आंकड़े हो
ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि 2017 में बेरोजगारी दर जो 6 हुआ करती थी वो आज की तारीख में 3.2 है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे कोई वही नहीं आई है, कोई सपना नहीं आया है, कोई व्हाट्सएप नहीं आया है, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट बताती है कि बेरोजगारी दर जो कभी 6 हुआ करती थी आज 3.2 पर है, कम हुई है। फिर आप आ जाइए ईपीएफओ के। ऐसा नहीं है कि कोई आपको अचानक ख्याल आया और आपने खोल दिया, इसके लिए आपको बाकायदा एक प्रोसेस अख्तियार करना होता है एंड देन यू आर एबल टू ओपन ईपीएफओ अकाउंट। तो 2014 और 15 में कुल मिलाकर 15 करोड़ 54 लाख ईपीएफओ अकाउंट हुआ करते थे और इसमें से एक्टिव कितने थे ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिव थे 6 करोड़ 56 लाख अकाउंट। 8 करोड़ 8 लाख अकाउंट तो एक्टिव ही नहीं थे। और अब ये आंकड़ा मतलब 2014 और 15 में जो एक्टिव थे वो 6 करोड़ 56 लाख अकाउंट, उससे बढ़ के आज की तारीख में ईपीएफओ कितना हो गया है, 19 करोड़ 20 लाख अकाउंट। समझ गया? अब चलिए बात कर लेते हैं जीडीपी फोरकास्ट की। तो सबसे पहले तो जो संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत की जीडीपी को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की है और वो करते रहते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। और फिर इसके मानक क्या होते हैं, इसका पैमाना क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ऐसे ही कोई हवाबाजी नहीं कर लेता है कि आज मेरा दिल किया तो मैं हिंदुस्तान को इतनी जीडीपी पर ला खड़ा करूं या उसके जो आंकड़े हैं वो ये बता दूं। इसके लिए बाकायदा गहन रिसर्च होती है, बड़ा वॉचफुल होना पड़ता है और उसके बाद जाकर आप वो एक फोरकास्ट करते हैं। अभी आप देखिए मूडी ने अपने फोरकास्ट को बदल दिया। क्या कर दिया? उसने जो 2024 का ग्रोथ था वो पहले उसने रखा था 6.8%, आज की तारीख में उसे रिवाइज करके उसने 7.1% कर दिया है। कुछ तो देखा होगा ना कि वही जो बार बार शोर मचाया जा रहा है कि सब गड़बड़ हो गई है, कुछ ठीक नहीं है, माहौल बड़ा ख़राब है। फिर आप एसएनपी को देख लीजिए। एसएनपी ने इस बार 6.8% जीडीपी पूरे फिस्कल ईयर के लिए फोरकास्ट की है, यानी 2024 और 2025 के लिए। इसने इस रेटिंग को पहले 6.9% रखा था 2025 और 26 के लिए, लेकिन अभी 24 और 25 में इसे 6.8 रखा हुआ है और 7% इसने कर दिया है 2026 और 2027 के लिए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 7% जीडीपी रहने वाली हिंदुस्तान की, आईएमएफ कह रहा है 7%, एडीबी कह रहा है 7%, फिच की तरफ से कहा जा रहा है 7.2% और यही बात आरबीआई ने कही है, 7.2% फोरकास्ट किया है। अब सेंसेक्स की बात कर लीजिए आप। सेंसेक्स जो बाजार की वैल्यू को बताता है, और अगर 2014 में ले चलूँ आपको तो सेंसेक्स का सबसे उच्चतम स्तर क्या हुआ करता था? 28,822। अब 2024 में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको पता है उसका उच्चतम स्तर कितना है? अभी 24 सितंबर बता देती हूँ आपको, 85,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। एंड टू बी प्रिसाइज 85,836। इन आंकड़ों को कोई झुटला सकता है? अगर देश में सब कुछ बर्बाद है तो भारत का बाजार पिछले 10 सालों में 2 गुना से भी ज्यादा कैसे बढ़ गया है? अच्छा, अब तीसरा फैक्टर आप आइए, डिफेंस। हमारी सेना कितनी ताकतवर है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत है ये मैं आपको बता देती हूँ। 2004 से लेकर 2014 के बीच हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था? अगर मैं आपसे पूछूं, जवाब दे सकते हैं आप? यानी आपके डिफेंस के सामान कितना बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट किए जाते थे? कितना? 4,312 करोड़। आंकड़ा याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये आंकड़े लेकर आई हूँ। डिफेंस एक्सपोर्ट 2016 और 2017 में हमारी हालत क्या थी डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर? लगभग 1500 करोड़ के आसपास, ठीक है। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 2023 और 24 में ये एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर चुका है, रिकॉर्ड हाइट है। और ग्रोथ जो है वो 32.5% लास्ट फिस्कल ईयर के मुकाबले यहाँ पर नोट की गई है। डिफेंस एक्सपोर्ट के माने आप समझ रहे हैं, वो ये होता है कि भाई अब अभी भी हिंदुस्तान बड़े इम्पोर्टर्स
में से एक है। आज भी हमें बहुत सारी चीज़ें डिफेंस की इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर एक टाइम आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की बात की थी। अब 10 साल उसके पूरे हुए हैं। मेक इन इंडिया में सबसे मजबूत चीज़ क्या थी? एक तो कोरोना के टाइम पर, चाहे वो हमारी वैक्सीन हो, चाहे वो हमारी किट हो, चाहे वो इस वक्त हम डिफेंस की बात कर रहे हो। एक्सपोर्ट कब होगा? जब हम खुद बनाएंगे, चाहे वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो कि प्राइवेट सेक्टर्स हो। वो आप देखिए, हम आज की तारीख में 25 आर्म्स एक्सपोर्टर्स नेशंस में से एक हैं। और एक बार को आप सोचिए, 2014 के पहले इस बारे में कभी इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई थी या सोचा भी नहीं गया था। लेकिन आज की तारीख में हम ये सोच रहे हैं कि चाहे हमारे डॉनियर 228 हो, आर्टिलरी गन्स हो, चाहे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल हो, इनको और कितना डेवलप किया जा सकता है और किस तरीके से कि और ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं हमारे इन सारे डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग को ख़रीदे। और वो भी अब हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। 1500 करोड़ से लेकर आज आप 23,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये डिफेंस एक्सपोर्ट है। और बाकी आप देखिए प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो 2019 और 20 में जो हमारा प्रोडक्शन होता था डिफेंस का, वो कुछ 79,000 करोड़ के आसपास था। और आज 2023 और 24 में वो 1,26,887 करोड़ है। और ये ऐसे ही हो जाएगा तब जब आपको लग रहा है देश में कुछ नहीं हो रहा है। इतनी तेज गति से कैसे हो सकता है? फिर तो धीमा होना चाहिए ना, कछुए की चाल होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर्स, गाड़ियों की बिक्री, कितना आपने सुना होगा गाड़ियों की बिक्री भाई कम हो गई है। छोटे व्यापारियों के काम पर असर पड़ रहा है। बाजार बड़ा स्लो हो गया है। सेना कमजोर हो रही है। ये तमाम बातें बोलने में बड़ी आसान लगती है, सुनने में भी आपको लग रहा होगा, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से एक एक चीज मैंने आपके सामने रख दी है। और आप चाहें तो और मैं बता सकती हूँ। ये सिर्फ सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट ने जो ये एशिया पावर इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट जारी की है, उससे नहीं जुड़ा हुआ है मामला। मतलब सोचिए, विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली इस वक्त कंट्री है हम। जापान को हम पीछे छोड़ देते हैं। अमेरिका और चीन के बाद आप तीसरे सबसे बड़े शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं इस रीजन में। और सिर्फ सैन्य शक्ति के लिहाज से नहीं है ना, कूटनीतिक प्रभाव है। समस्याओं के सामने आप कितने टिकने की क्षमता रखते हैं। सैन्य और आर्थिक क्षमताओं को मिलाकर आप में दम कितना है, आपका दमखम कितना है। कूटनीतिक प्रभाव आपको पता है, तस्वीरों पे बहुत चर्चाएं होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्राध्यक्ष के गले लग रहे हैं और इनके साथ बड़ी यारी दोस्ती दिखा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मोदी की कुछ तस्वीरें आप देखिए और वही बताता है, ये जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस +4.5, ये कैसे हुआ है। पीएम रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं, फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलते हैं, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिलते हैं और तीनों भारत को अपना बहुत करीबी मित्र बताते हैं। भारत आज की दुनिया में कूटनीतिक प्रभाव रखता है, ये मान लीजिए। रूस भी मानता है, यूरोप के बाकी मुल्क भी मानते हैं और अमेरिका चाहे ना चाहे उसे तवज्जो देना पड़ती है। और इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि जब दुनिया रूस से तेल लेने से परहेज कर देती है, तब भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है और उसे रिफाइन करके उसी यूरोप को बेचता है जो रूस पर पाबंदी लगाता है। दोनों में से कोई भारत को ना तो ना बोल पाता है और ना ही इसे कंडेम कर पाता है। भारत यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अब भारत की आर्थिक क्षमता, जुलाई 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था लंबी छलांग लगाते हुए जापान, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे छोड़ देगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी पछाड़कर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन सकती है।
और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आया है। उसे कहा है कि 2075 तक चीन $57 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और दूसरे स्थान पर $52.5 ट्रिलियन के साथ भारत इंशाल्लाह दूसरे स्थान पर होगा और अमेरिका तीसरे पर। और ये कैसे होगा? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 2014-15 के मुकाबले भारत आज 77 गुना आगे बढ़ गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। मोबाइल एक्सपोर्ट की ही मैं एक बात कर लूं तो भारत का व्यापार 1,20,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 2014 और 15 में 1,90,000 करोड़ का जो प्रोडक्शन भारत में हुआ करता था, अब वो 9,52,000 करोड़ हो गया है, लगभग 5 गुना बढ़ गया है। और इसीलिए ये सारे आंकड़े आपको जुबानी होने चाहिए और अगर इन आंकड़ों को कोई झुठलाता है फिर आप उसकी बात में दम है, मान लीजिए कि ये रहे आंकड़े। क्या ये झूठ है? क्या दुनिया की सारी एजेंसियां झूठी हैं? क्या सरकारी एजेंसियां जो यहां पर काम कर रही हैं वो सब झूठे हैं? सब एक ही विचारधारा के तहत काम कर रहे हैं? और इसीलिए जब भारत की बात आए तो आंकड़ों के उस तराजू पर सबको तौलिए। सिर्फ बोल बच्चे नहीं चलते, आंकड़े चलते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।